हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रेम पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशनल हाइक्स। क्या हाल चाल है मेरे दोस्त? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका ये कीमती समय बर्बाद ना हो इसलिए एक और वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के पेपर से अनसीन पैसेज के ट्रिक्स की। जी हां भाई साहब, ट्रिक्स का मतलब धुएंधार ट्रिक्स। आप ना इस पैटर्न के, ये जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है ना भाई, इसको हमने तोड़ मरोड़ के एकदम कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे करना है, ये वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे करना है। तो आज के इस वीडियो में बने रहो। बस भाई साहब एक बार ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो ताकि आपको ना मजा आ जाएगी वीडियो देखकर, है ना? तो क्या आप तैयार हैं? अनसीन पैसेज के क्वेश्चन में एक नंबर नहीं कटने दूंगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं भाई साहब। ट्रिक्स प्लस लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हारे सामने सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। चले, क्या हम तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख रहे हो यहां पर भाई साहब, ये पहला पैसेज है जो सीबीएसई ने दिया है। लोग बोल रहे हैं कि भैया इस बार ना क्वेश्चंस थोड़े तोड़ मड़ोड़ के दिए, बिल्कुल दिए हैं लेकिन आसान भी तो कर दिए ना यार, करना आना चाहिए। कैसे करोगे? लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो यार, रीडिंग स्किल्स का सेक्शन ए का ये पैसेज है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, अब देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, अपने को ना ऊपर कुछ नहीं देखना है। सबसे पहला काम, एग्जाम में अनसीन पैसेज आए, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लिया, टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन के बारे में है, इतना बहुत है ना? अब हम आएंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की तरफ, जहां से हमारा असली काम स्टार्ट होता है भाई साहब। क्या है पहला क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसके बाद उसका आंसर ढूंढना है पैसेज में, है ना? पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है भाई साहब? कह रहे हैं कि इन पैराग्राफ 1, क्या दे रहा है पैराग्राफ 1 में? एक फ्रेज है, ईच पर्सन एफर्ट टूवर्ड कंजर्विंग वाटर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जिनके लास्ट में क्या लगा हो? एम्फेसाइज लगा हो। क्या लगा हो? एम्फेसाइज लगा हो। एम्फेसाइज का मतलब क्या है? आपको मीनिंग बतानी है। क्या बतानी है बच्चा? मीनिंग बतानी है, ये चीज याद रखना। एम्फेसाइज जहां भी देखेंगे अनसीन पैसेज के क्वेश्चन में, हमें मीनिंग बतानी है, एक एक वर्ड की मीनिंग बतानी है। एक एक वर्ड मतलब जैसे देखो, ईच पर्सन एफर्ट है, ईच पर्सन एफर्ट को हम क्या कह सकते हैं? हम पर्सनल एफर्ट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बस इसको एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना भाई। देखो कैसे हमारा आंसर बन जाता है, पर्सनल एफर्ट, ठीक है। और क्या दिया है? conserving water can significantly impact the preservation of the vital resource। कह रहा है कि भाई अगर हम ना इंडिविजुअल एफर्ट डालें, अगर एक एक लोग करके पानी को बचाना चालू करें, तो एक बार होगा क्या कि ये पूरा कलेक्ट हो जाएगा, एक एक करके जितने भी लोग एफर्ट डाल रहे हैं सबका एफर्ट इकट्ठा हो जाएगा और ये पानी आखिरकार बचाया जा सकता है। इसी चीज को एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। कितना आसान सी चीज है। हम लिखेंगे पर्सनल एफर्ट इज very important, is very important in order to preserve water as it leads to bigger impact if done by each individual, if done by each individual। अब देखो बहुत सिंपल काम किया मैंने क्या किया? मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, बस। इसका मतलब ही यही होता है, एम्फेसाइज का मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या एक्सप्लेन किया? पर्सनल एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व वाटर as it leads to bigger impact if done by each individual। अगर एक एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पैदा कर देगा हमारे वाटर को बचाने के लिए। वही चीज तो लिखा है ना, सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द प्रिजर्वेशन दिस वाइटल रिसोर्स। क्लियर है? आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बच्चा क्या बोल रहा है? कह रहा है कुछ तो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 2 गिवन। 2 ऑप्शन दिया है, दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या है भाई साहब? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है वाटर इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट इट्स एसेंशियल नेचर।
बिकॉज। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का एक बहुत जबरदस्त ट्रिक, जिसमें ना बिकॉज आ जाए, जिसमें आपको रीजन बताना हो। इसमें आपको क्या करना है पता है, ये कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको रीजन बताना है क्योंकि बिकॉज लिख गया है ना। अब देखो, जिस भी क्वेश्चन में बिकॉज आ जाए ना, उस क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा पैसेज में ढूंढना है और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। मतलब क्या, मतलब ना, आप देखो पहले ए वाला हम पढ़ेंगे कि ये जो है एबंडेंट है और ऑलवेज इजिली एक्सेसिबल है। अब यही चीज पैसेज में देखो, अगर दिया है तो सही है, नहीं दिया तो दूसरे वाले को ढूंढेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एबंडेंट है, इजिली अवेलेबल है, इसलिए लोग इसके यूज से अवेयर नहीं है ना। अब ये दोनों चीज हम ढूंढेंगे पैसेज में दोनों चीज ढूंढेंगे कि क्या ये इजिली एक्सेसिबल है। चलो, क्या ये इजिली एक्सेसिबल है, कह रहा है कि वाटर इज मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स, और क्या है, डिस्पाइट इट अबंडेंस, अबंडेंस तो है, लेकिन क्या ये इजिली अवेलेबल है। द रियलिटी इज दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड वाटर इज फ्रेश एंड अवेलेबल। भाई बहुत थोड़ा ही पानी जो हमारे लिए पीने लायक है, फ्रेश है और अवेलेबल है। जब थोड़ा ही पानी अवेलेबल है तो इजिली एक्सेसिबल कैसे हुआ मेरे दोस्त, इजिली एक्सेसिबल हुआ क्या, इजिली एक्सेसिबल कैसे हुआ, इजिली एक्सेसिबल नहीं होगा, है ना। तो अबंडेंट तो है लेकिन इजिली एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सो कौन सा ऑप्शन होगा भैया, देखो ये वाले ऑप्शन को देखते हैं। क्या इसके सारे पॉइंट्स पैसेज में दिए हैं, क्या दिया इसमें लिखा है कि इट्स इंपॉर्टेंट इज नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड, मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना वो हमने हमेशा जानी नहीं है मतलब इंपॉर्टेंस को अवॉइड कर दिया है, ओवरलुक कर दिया है। आइए देखते हैं पैसेज में ऐसे क्वेश्चंस हैं क्या, ऐसा कुछ वर्ड है जिससे हमें पता चल जाए कि हमने वाटर के यूज को ओवरलुक कर दिया है। देखो है क्या, ओके, द रियलिटी इज दैट, ओके, हाँ, येट इट इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड, ये शब्द है ना भाई, येट इट इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। इसका मतलब ये है कि भाई ना हम इसका इंपॉर्टेंस नहीं जानते, इसलिए हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। वही तो कह रहा था हमारा सेकंड पैसेज, क्या कह रहा था सेकंड वाला ऑप्शन, बच्चा सेकंड वाला ऑप्शन हमसे यही तो कह रहा है ना यार, कुछ हार्ड एंड फास्ट थोड़ी ना कह रहा है कि इट्स इंपॉर्टेंस इज नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड। क्यों, क्योंकि हम ग्रांटेड ले लेते हैं, दिया था ना ऊपर, क्योंकि हम ग्रांटेड ले लेते हैं और इसीलिए लीडिंग पीपल टू ओवरलुक इट्स वैल्यू। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बहुत सिंपल था। एम्फेसाइज वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें मीनिंग बतानी है। बिकॉज वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ना एलिमिनेशन मेथड करना है। भाई हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन सा पॉइंट पैसेज में अवेलेबल नहीं है, उसको नहीं करेंगे। देखने में तो लग रहा है दोनों सही है, लेकिन पैसेज में हमने देखा इजिली एक्सेसिबल नहीं था, इसलिए हमने ए कट कर दिया। कोई दिक्कत है तुमको, है तो बताओ ना भैया, नहीं दिक्कत है ना तो बस जी जान लगा के पढ़ते रहो। इंग्लिश की जिम्मेदारी अपने प्रेम भैया पे छोड़ दो। ऐसे ऐसे ट्रिक्स भाई आपको बताऊंगा ना, एग्जाम में बस जाओगे, मस्त मौला करके आओगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली है ना। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है सपोर्ट करना है भाई साहब, सपोर्ट करना है। अच्छा, जब तुम किसी को सपोर्ट करते हो तो क्या करते हो भाई, तुम ना उसका फेवर करते हो। तुम ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ने क्या किया था ना, मेरे भाई ने ना पड़ोसी को नहीं मारा था, फिर भी मम्मी उसको कूट रही थी। अब मुझे अपने भाई को सपोर्ट करना है तो मैं बोलूंगा ना, मम्मी आपको पता नहीं है क्या, मेरा भाई तो वहां था भी नहीं, आपको पता नहीं है ये तो मार भी नहीं सकता है। तो मैं उसके फेवर में रहूंगा ना, मैं उसका सपोर्ट करूंगा। तो राइटर को भी सपोर्ट करना है भाई, आपको क्या करना है। राइटर कह रहा है कि द स्मॉल इंडिविजुअल एक्शन टूवर्ड वाटर कंजर्वेशन आर नॉट ट्राइवियल। अब देखो सबसे बड़ी ट्रिक तो यही है कि तुम्हें वर्ड्स ही नहीं समझ में आ रहे होंगे, है ना। आर नॉट ट्रिवियल का मतलब क्या है ना, देखो जब कभी भी वर्ड्स का मतलब समझना है ना तो पूरा सेंटेंस पढ़ो और ये देखो क्या होना चाहिए, है ना। देखो राइटर का आइडिया ये है कि जो स्मॉल इंडिविजुअल एक्शन है टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन, मतलब एक इंसान वाटर को कंजर्व करने के लिए जो भी एफर्ट लगा रहा है, आर नॉट ट्राइवियल। आर नॉट ट्राइवियल का मतलब क्या हो सकता है, कम नहीं है। जो इंसान अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है वो भी कम नहीं है, मतलब एक व्यक्ति भी अगर एफर्ट लगा रहा है तो वो भी ट्राइवल नहीं है, मतलब उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को तुमको सपोर्ट करना है। मतलब राइटर का कहना यह है कि अगर एक व्यक्ति भी वाटर को कंजर्व करता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
अवॉइड नहीं कर सकते भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक करके बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और एक दिन पानी को बचाया जा सकेगा। देखो भाई साहब, क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन में बोल रहा था सपोर्ट करना है। क्या करना है? सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करोगे तुम? एग्जाम्पल देके सपोर्ट कर दो कि कैसे एक व्यक्ति का एफर्ट एक दिन पूरा कलेक्टिव एफर्ट बन जाता है और पानी को बचा लेता है। कैसा एग्जाम्पल देंगे? देखो इसमें एग्जाम्पल दिया है क्या? हाँ भाई ये देखो ना, अ सिंगल ड्रिपिंग टैप कैन वेस्ट 15 लीटर ऑफ वाटर अ डे। Imagine the water saved if every household in a city repaired just one leaky faucet. This highlight the power of collective individual actions in reducing water waste. एक एग्जांपल दे देना, इसके आंसर में क्या लिखना है? ऐसे बोल देना भाई कि आई सपोर्ट या आई एग्री विद द ऑथर्स स्टेटमेंट दैट इंडिविजुअल एफर्ट इज क्रूशियल बिकॉज if we if we if we repair just one leaky tap in a society, this highlights the power of collective individual action in reducing water waste. अगर आप ना एक एक टैप की जिम्मेदारी ले लो कि एक एक टोटी को हम सही कर देंगे, है ना, तो ऐसे होगा क्या? अल्टीमेटली बहुत सारे लोग ये काम करेंगे और एक कलेक्टिव एफर्ट बन के पानी को बचाया जा सकता है। तो हमने राइटर को सपोर्ट किया कि नहीं भाई? हमने ऐसे सपोर्ट किया, हमने राइटर की बात को ना एक एग्जांपल देके समझाया। जैसे कोई एक व्यक्ति अगर एक टोटी पानी रिपेयर करने लगे, एक टैप को रिपेयर करने लगे, तो ये एक दिन बहुत बड़ा वो हो जाएगा, कलेक्टिव एफर्ट बन जाएगा और हम पानी को बचा सकेंगे। अगर सब लोग एक एक नल को क्या करें, रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, तो वही एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है ना? क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बता रहा हूं क्या? नहीं ना भाई, नहीं ना। अनसीन पैसेज को करने के लिए ना आपको एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड। सीबीएसई अपने रंग बदल लिया है भाई साहब। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, हमने सेकंड कर लिया, हमने थर्ड कर लिया, आइए फोर्थ पर चलते। कह रहे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट, अब देखो रिपल इफेक्ट आपको तो पता नहीं होगा क्या है रिपल इफेक्ट, है ना? पहले तो ढूंढते रिपल इफेक्ट कहां पर है कहां पर रिपल इफेक्ट। देखो रिपल इफेक्ट कहीं दिख रहा है आपको? रिपल इफेक्ट कहीं पर दिख रहा है आपको? रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट कहां है रिपल इफेक्ट भाई? कहीं तो होगा ना? ऐसे तो दे नहीं दिया होगा रिपल इफेक्ट, ऐसे तो दे नहीं दिया होगा रिपल इफेक्ट, ऐसे तो दे नहीं दिया होगा। नहीं है क्या रिपल इफेक्ट? नहीं है आई थिंक, है ना? चलो तो थोड़ा वो ऑन कर, गर्मी हो रही है। पिक्सार्ट क्रोम से डाउनलोड करना पिक्सार्ट। पिक्सार्ट, हाँ हाँ मैम, हाँ भाई साहब आपने बोला था सेटअप, वो सेटअप खोलने के लिए, मैं कब से खोल के बैठा हूँ, कहाँ हो आप? अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइव होता हूँ, 7 ही बजे बैठा हूँ। नहीं रेस्ट वेस्ट नहीं है जीवन में, रेस्ट नहीं है जीवन में, वीडियो बना रहा था। हाँ ठीक है ठीक है। पासवर्ड 808101। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई साहब, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। दिया क्या है? इन्होंने कहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ
एट स्कूल। देखो रिपल इफेक्ट का मतलब बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, और इस पैसेज में भी रिपल इफेक्ट दिया नहीं है। ये कॉमन सेंस मानकर चला जाता है, अगर 10th का बच्चा है ना उसको रिपल इफेक्ट के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं तुमको बताता हूं रिपल इफेक्ट मतलब क्या है। रिपल इफेक्ट मतलब आप अगर किसी भी पानी में, वाटर बॉडी में अगर एक पत्थर डालते हो तो एक वेव निकलती है ना, ऐसे वेव होती है, एक वेव होती है। ये पहला वाला वेव दूसरे वाले वेव को ले आता है, दूसरा वाला तीसरे वाले वेव को ले आता है, इसी को रिपल इफेक्ट कहते हैं। यहां पर आपसे बोल रहा है कि रिपल इफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक बच्चा अपने स्कूल में क्या कर सकता है। याद रखना, एक बच्चा अपने स्कूल के अंदर, अब देखो, अ स्टूडेंट्स एक्ट ऑफ वॉलंटियरिंग एट अ लोकल चैरिटी। लोकल चैरिटी की बात थोड़ी हो रही है, बात तो हो रही है कि स्कूल के अंदर क्या कर सकता है बच्चा। ये तो स्कूल के बाहर का काम है ना, कि भाई बच्चे ने लोकल चैरिटी में कंट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से पूरे स्कूल ने फंड रेज किया, है ना। अब ये इन द स्कूल की बात नहीं है, इस बच्चे ने ये काम कहां किया, चैरिटी का काम कहां किया, लोकल चैरिटी में जाकर किया, है ना। स्कूल में तो किया नहीं, तो स्कूल में क्या किया ये देखो। अ स्टूडेंट हु कंसिस्टेंटली फॉलोज गुड स्टडी प्रैक्टिसेस इंस्पायर क्लासमेट्स। रिपल इफेक्ट का मतलब होता है एक की वजह से दूसरा वाला इफेक्ट हो जाए, एक की वजह से बगल वाला इफेक्ट हो जाए। तो अगर एक बच्चा अच्छा स्टडी रूटीन फॉलो करेगा तो उसके क्लासमेट्स भी इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक एकेडमिक एक्सीलेंस का इन्वायरमेंट बन जाएगा क्लास में। ये है ना रिपल इफेक्ट, और ये इन द स्कूल भी है। ये ऊपर वाला कहां था, ये भी रिपल इफेक्ट का एग्जांपल है, लेकिन ये आउटसाइड द स्कूल और ये इनसाइड द स्कूल। इनसाइड द स्कूल की कैसे, देख लो बच्चा पढ़ कहां रहा है, स्कूल के अंदर। इफेक्ट कौन हो रहा है, बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। चेंज कहां का हो रहा है, एनवायरमेंट, स्कूल का एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है। देखो मैं बोल रहा हूं ना, इसमें देख रहे हो, इसमें ये छोटा सा फ्रेज अगर आपने नहीं पढ़ा गलत कर दोगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम, सीबीएसई के हर एक वर्ड को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझे, तभी आपको आंसर मिल पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट दिख नहीं रहा होगा क्योंकि सीबीएसई ने ओमिट कर दिया है। हालांकि मैं बता देता हूं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन कैसे करोगे। इसमें आपको इस वाले पैराग्राफ में सीबीएसई ने आपसे पूछा है कि भाई क्या आप ग्रास रूट लेवल पर, यानी ग्रास रूट लेवल पर जो एफर्ट लगाते हैं क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। तो भाई ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि अगर एक लोग एफर्ट लगाएंगे तभी आगे चल के ये एफर्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक इफेक्ट डालेगा, एक फर्क डालेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे ट्रू फॉल्स दिया तो नहीं था, मैंने बता दिया कौन सा ट्रू फॉल्स था और ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है भाई, पैसेज में जाओ और देखो कि क्या ये जानकारी दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो इग्नोर करो, फॉल्स है वो भाई साहब। ठीक है, फिर से कह रहा हूं यार, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब तक तुम्हें उस क्वेश्चन का एक एक वर्ड पैसेज में ना दिया हो तब तक अपने मन से कोई चीज सप्लाई मत कर लेना, कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं लगाना है, अनसीन पैसेज है, ढूंढ के लिखना है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 6th की तरफ, है ना। 6th की तरफ क्या कह रहा है कि भाई राइटर मेंशंस सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। सस्टेनेबल ये वैसे भी तुम जानते होगे, और आइए देखते हैं सस्टेनेबल है कहां, पैराग्राफ नंबर 4 में है। पैराग्राफ नंबर 4 कह रहा है कि इन एडिशन टू डेली हैबिट इंडिविजुअल कैन आल्सो मेक अ डिफरेंस थ्रू सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल चॉइसेस। लाइफस्टाइल चॉइस है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ऑप्टिंग फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स इन गार्डन्स एंड सपोर्टिंग वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर all contribute to water conservation. Agriculture, especially livestock farming, is one of the largest consumer of water globally. By supporting sustainable farming practices, individual can indirectly reduce the water footprint of their food. अगर इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे ना, सस्टेनेबल
क्या होता है ये नहीं पता है, फिर भी समझ में आ जाएगा। जहां पर आपको पानी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे प्लांट्स लगाओ जिसमें पानी कम चाहिए। इसको कहते हैं सस्टेनेबल, अपना भी काम हो जाए, फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान ना पहुंचे, इसको कहते हैं सस्टेनेबल। समझ में आया? अब आपको बताना है कि भाई ऐसा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल है। मतलब आज के इन्वायरमेंट को भी हम गंदा नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा के भी रख रहे हैं। चलिए आइए एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन वाले सेंटेंसेस में सबसे आसान काम होना चाहिए, एलिमिनेट करना चालू करो। यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, कहां भैया, केमिकल फर्टिलाइजर सस्टेनेबल में यूज नहीं होता। केमिकल फर्टिलाइजेशन आपने कर दिया ना तो आपने मिट्टी की फर्टिलिटी हटा दी, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है। दूसरा, क्लियरिंग लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टू एक्सपैंड फार्मलैंड, यहां भी आपने सस्टेनेबल नहीं किया, आप नेचुरल वेजिटेशन को काट रहे हो भाई साहब, मतलब फ्यूचर जनरेशन को खतरे में डाल रहे हो। नहीं नहीं, ये नहीं करना है, हमें तो फ्यूचर को सेव करना है ना, आज की जरूरत पूरा करते हुए फ्यूचर को सेव करे, यही है सस्टेनेबल। तीसरा देखते हैं, इंप्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन, ठीक है ये कर सकते हैं क्योंकि क्रॉप रोटेशन करने से मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है। यूजिंग ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ये भी कर सकते हैं भाई, हम ना जो सब्जियों की पील्स आते हैं, वेस्ट आते हैं, इनको कंपोस्ट में डालकर इसको मैन्योर में बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग कर सकते हैं टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। ये वाला तो सही लग रहा है। चौथा देखते हैं, रिलाइंग सोलली ऑन मोनोकल्चर फार्मिंग टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, नहीं सोलली नहीं, अकेले अगर आप मोनोकल्चर करेंगे ये भी गलत है ना। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर आप क्रॉप रोटेशन इंप्लीमेंट करते हो और साथ साथ में आप क्या करते हो, ऑर्गेनिक कंपोस्ट करते हो, अपने खेतों में यूज करते हो, तो ये है सस्टेनेबल प्रैक्टिस। कैसा प्रैक्टिस है ये? सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है ना। देखो बिना जो भी ऐसे वाले सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको बोल रहा है कि किसी वर्ड का मतलब बताओ, है ना, तो अब इसमें मतलब ही तो पूछ रहा है ना, सस्टेनेबल प्रैक्टिस इसमें से कौन सा है, तो पहले तो आपको पैसेज में ढूंढना पड़ेगा कि इसका मतलब एग्जैक्ट क्या है, और वही एग्जैक्ट मतलब से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर्स चूज करो। वैसे तो आपको लगेंगे चारों सही है, लेकिन एप्रोप्रिएट कौन सा है वो मायने रखता है ना। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और मेरा ड्रेसअप चेंज इसलिए क्योंकि मुझे फाइनल एडिटिंग के टाइम पे पता चला ये वाला क्वेश्चन तो ओमिट ही कर दिया मैंने, तो ऐड कर रहा हूं बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 भाई बहुत ध्यान से पढ़ना। लिस्ट एनी 2 पॉइंट दैट अ पावरफुल मैसेज सेंट टू बिजनेस एंड पॉलिसी मेकर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन माइट इंक्लूड। भाई साहब इसमें आपको बताना है कि अगर किसी बिजनेस ओनर को या किसी पॉलिसी मेकर को तुम्हें कुछ सजेशन देना है कि भाई आप क्या अपनी तरफ से कर सकते हैं पानी के बचाने के लिए, तो हम उनको क्या सजेस्ट करेंगे, बस यही बोल रहा है ना। इसका मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अभी समझना कि बोल ये रहा है कि बिजनेस और पॉलिसी मेकर्स को हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, कोई 2 पॉइंट बताना है। ठीक है, लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स। तो हम चलो एक एक करके पॉइंट बताते हैं। भाई हम बिजनेस ओनर को क्या कह सकते हैं? हम बिजनेस ओनर को कह सकते हैं कि जो भी आप बिजनेस चला रहे हैं उसमें वाटर कंजर्वेशन के टेक्नोलॉजीज इंप्लांट करिए। बोल सकते हैं कि भाई आप जो वाटर का इस्तेमाल इतना धड़ल्ले से कर रहे हैं, इतना फ्रीली कर रहे हैं, डू नॉट यूज दैट फ्रीली, इंस्टेड ऑफ दैट रीयूज दैट वाटर बाय रीट्रीटिंग इट। क्लियर? तो हम इसको कह सकते हैं, हम बिजनेस ओनर को पहला क्या सजेशन दे सकते हैं, हम उनसे कह सकते हैं ना भाई कि आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस ओनर्स शुड इम्प्लांट वाटर ट्रीटिंग टेक्नोलॉजीज टू रीयूज इट, ताकि वो पानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी लेके आइए। दूसरा पॉइंट और हम क्या, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी एक पॉइंट बता दो। हम कह सकते हैं ना कि भाई पॉलिसी मेकर्स को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर हम कम पानी का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है जैसे ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लाया जा सकता है। ये सब कौन पॉलिसी लेकर आएगा? पॉलिसी मेकर्स ना। तो पॉलिसी मेकर्स को सजेस्ट कर देना कि पॉलिसी मेकर्स शुड क्रिएट या शुड मेक पॉलिसीज in favor of water conservation, should implant such methods which conserve water. That is for policy makers, that is for business owners. Clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चले। लास्ट क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 1 के कह रहा है कि fill in the blank with the correct option from those given in the phrase
कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, द वर्ड कल्चर रिफर्स टू, कल्चर का मतलब क्या होता है भाई? कल्चर मतलब क्या हो सकता है? कल्चर तो बहुत आसान चीज होती है। कल्चर मतलब, अब देखो मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा, पहले क्या करेंगे, हम चलेंगे पैसेज में, है ना। कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां पर है? ये है हमारा, किस तरफ है पहले ढूंढना पड़ेगा। कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहीं दिख रहा है? कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी इधर देखो, हाँ ये है ना। Each person's commitment to saving water, no matter how small, contributes to a larger culture of sustainability. Culture मतलब ये दिख रहा है कि अगर एक एक काम कोई चीज करे, है ना, एक एक काम अगर कोई करे, ईच पर्सन अगर एफर्ट डाले तो वो एक दिन कल्चर बन जाएगा। मतलब ये होता है एक पर्सन जो काम करे वही दूसरा भी काम करे, वही तीसरा भी काम करे, इसको कल्चर कहते हैं। यहां से तो हमें यही पता चल रहा है। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है भाई साहब? ऑप्शन हमें कह रहा है अ सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय ए ग्रुप, मतलब बहुत सारा ग्रुप के लोग जो काम करें उसको हम कल्चर कहते हैं, हो सकता है। दूसरा देखते हैं, द आर्टिस्टिक एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस स्पेसिफिक टू अ कम्युनिटीज हेरिटेज, एन आर्टिस्टिक एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस स्पेसिफिक टू अ कम्युनिटी, स्पेसिफिक टू अ कम्युनिटी। अच्छा, आर्टिस्टिक एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस स्पेसिफिक टू अ कम्युनिटी, नहीं यार, स्पेसिफिक टू अ कम्युनिटी नहीं होता। कल्चर बहुत वाइड रेंज में फॉलो किया जाता है, एक कम्युनिटी में कोई कल्चर फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, तो दूसरा तो मुझे नहीं लग रहा है। तीसरा, लाइफस्टाइल हैबिट एंड चॉइसेस दैट आर पॉपुलर अमंग द अर्बन, दैट आर पॉपुलर, वो भी हमारा कल्चर नहीं होता। जो चीज पॉपुलर है वो कल्चर नहीं बन जाती। कल्चर इज समथिंग जो एक आपकी बिलीफ हो, जो बहुत सालों से होती आ रही है, अभी भी हो रही है। तीसरा देखते हैं, द टेक्निक एंड मेथड्स यूज्ड इन डेवलपमेंट एफर्ट, उस टेक्निक को कल्चर कहते हैं। टेक्निक कब से कल्चर होने लगा भाई? ये तो बिल्कुल नहीं है। बचा क्या? हाँ, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है कि अ सेट ऑफ बिलीफ्स प्रैक्टिसेस शेयर्ड बाय ए ग्रुप, एक ग्रुप में जो बिलीफ सिस्टम है और जो लोग प्रैक्टिस कई दिनों से कर रहे हैं कोई चीज, इसी को हम कल्चर कहते हैं। क्लियर है? फर्स्ट पैराग्राफ बहुत सिंपल, बस क्या करना था भाई साहब, इसमें ना क्या करना है, देख रहे हो आप, फ्रेज की मीनिंग बतानी है। फ्रेज की मीनिंग क्या हो सकती है? हमने देखा कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कल्चर कोई चीज तभी बनता है जब एक एक पर्सन वो काम करे और एक दिन वही काम सब कर रहा हो। मतलब अ सेट ऑफ बिलीफ, एक ही सोच के व्यक्ति एक ही चीज कर रहे हो, ग्रुप के बहुत सारे लोग, उसको कल्चर कहते हैं। क्लियर है? अब बिना समय बर्बाद किए मैं आपको ये ना, ये जो ये है, ये वाला पैराग्राफ है, इसको ना फैक्चुअल पैसेज कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं भाई साहब। फैक्ट्स कैसे हैं? क्योंकि आपको ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगेगा कि डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे दोस्त। कैसे? अब देख रहे हो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, पैसेज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को सीधा क्वेश्चन पढ़ना है। क्या करना है? इसमें ढूंढना है, लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपको। क्या कर रहा है? कह रहा है व्हाट डज द यूज ऑफ द फ्रेज फैसिनेटिंग इनसाइट्स by the writer in paragraph 1 tell us about their feeling। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो आपको पैसेज देखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, इसका मतलब क्या बता रहा है? टेल अस। जब ये टेल अस आ जाए ना, तो समझ लो मीनिंग ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है बच्चा? मीनिंग ढूंढनी है। टेल अस आ जाए, आस्क्स अस आ जाए, ऐसे सब में क्या होता है कि आपको मीनिंग बतानी होती है। मीनिंग किसकी? इस फ्रेज की। अब चलो एक एक करके इस फ्रेज को तोड़ते हैं। फैसिनेटिंग मतलब क्या होता है भाई? जो आकर्षित करे, इतना तो पता होगा ना। अट्रैक्टिंग, फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिंग होता है। और इनसाइट्स मतलब क्या होता है? अंदरूनी बातें। अट्रैक्टिंग अंदरूनी बातें। अब देखते हैं कौन सी चीज इससे मिलता जुलता लग रहा है। द राइटर इज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। सरप्राइज कैसे है भाई? इसमें सरप्राइज तो बात नहीं है, इसमें अट्रैक्शन की बात हुई है, सरप्राइज की बात तो हुई नहीं है। कट। ठीक है। द राइटर इज कन्वेइंग बोरेडम, बोरेडम की बात कहां हुई है भाई? ये तो अट्रैक्शन की बात हो रही है, दो कट हो गया। तीसरा, द राइटर इज इंडिकेटिंग इंटरेस्ट। हाँ, फैसिनेट कब होता है कोई? जब वो इंटरेस्टेड हो। आप किसके प्रति आकर्षित होते हो? जिसके प्रति आप इंटरेस्टेड हो। तो इंटरेस्ट तो हो सकता है। इंदुजियाज्म, इंदुजियाज्म का मतलब भी यही होता है कि भाई आप किसी चीज को करने के लिए उत्साहित हो। तो जो आपको फैसिनेटिंग लगेगा वो आपको इंटरेस्टिंग और इंदुजियास्टिक भी लगेगा। ये थोड़ा सा सही लग रहा है। इधर देखते हैं, द राइटर इज शोइंग डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट तो दिखा ही नहीं रहा भाई, अट्रैक्शन दिखा रहा। तो यस ऑफ कोर्स सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमने ना इसके लिए पैसेज तो देखा ही नहीं, मीनिंग वाले
फ्रेजेस के लिए पैसेज बहुत कम ही इस्तेमाल होगा तो होगा, नहीं तो आप देख रहे हो ये वाले वर्ड्स आप तो इजी है कर ले जाओगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या है भाई सेकंड वाला? असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन करना आपको पता है, इसका ट्रिक क्या ही बताऊं मैं आपको। पढ़ना है असर्शन, आपको पढ़ना है रीजन, बताना है कि असर्शन का रीजन है या नहीं है, सिंपल। तो आइए देखते हैं। पहले तो ये देखो कि क्या दोनों सेंटेंसेस सही हैं। कह रहा है कि द म्यूरल्स, पहले तो म्यूरल्स इन द नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है? ये पूरा पैसेज जब तुम पढ़ोगे ना, इसका मतलब है म्यूरल्स मतलब पेंटिंग्स हैं, और कहां पर? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। आर मेटाक्युलसली क्राफ्टेड, बहुत ही सावधानी से क्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। रीजन क्या है? द म्यूरल्स आर द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एंडेवर्स। ये इसका रीजन कहां से हुआ? आइए देखते हैं कि क्या जो म्यूरल्स है वो कोलैबोरेटिव एंडेवर्स का रिजल्ट है। आइए देखते हैं कहां है कोलैबोरेटिव एंडेवर्स भाई साहब, इधर कोलैबोरेटिव एंडेवर्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 15%, केवल बता रहा है केवल 15% ही म्यूरल्स कोलैबोरेटिव एंडेवर्स के रिजल्ट होते हैं, 15%। तो ये 15% तो नहीं दिख रहा भाई साहब, ये क्या दिख रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि द म्यूरल्स, टोटल म्यूरल्स की बात हो रही है। क्या टोटल म्यूरल्स कलेक्टिव एंडेवर्स के रिजल्ट है? नहीं है, केवल 15%। तो रीजन तो गलत है। असर्शन सही है क्या? द म्यूरल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर मेटिकुलसली क्राफ्टेड, ये तो सही है भाई कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में म्यूरल्स होते हैं वो बहुत ही मेटिकुलसली क्राफ्ट किए जाते हैं। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। आप देख सकते हो द असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स। क्लियर है? बिल्कुल। आइए थर्ड पर चलते हैं। देखो ये केवल ना ढूंढने वाले क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इंडिकेट्स दैट द राइटर anticipated a higher percentage of sponsored initiative murals। सबसे पहला काम क्या करना है? एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड पिक करो, स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव। आइए देखते हैं क्या है स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव में। आप देखोगे तो यहां पे कहीं यूज हुआ है स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव्स। तो आपसे बोल रहा है कि जो स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है ना, ये क्या दिखा रहा है? सरप्राइजिंगली, देख रहे हो आप, ये वर्ड आपको बताना है कि कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि ऑथर को लग रहा था और लोग पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव में। लेकिन ये सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि केवल 5% लोग स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो कौन से यूज से ऑथर को लग रहा है कि भाई उसके उम्मीद के विपरीत है? बिल्कुल, वो है सरप्राइजिंगली। कौन से वर्ड से? सरप्राइजिंगली। सरप्राइजिंगली से पता चल रहा है ऑथर ने और चीजें एंटिसिपेट करी थी और वो हुआ नहीं। सरप्राइजिंगली समझ में आया? ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है भाई, हाउ डू द म्यूरल्स इन द नॉर्थ इंडिया विलेजेस कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस। मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस में क्या है कि कैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट में म्यूरल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो म्यूरल्स की मीनिंग तो पहले यहीं पर दी है, आप देख सकते हो, अ लार्ज पेंटिंग और आर्टवर्क दैट इज टिपिकली क्रिएटेड डायरेक्टली ऑन अ वॉल और सीलिंग। अब आपसे बोल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा था भाई? क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कैसे ये कम्युनिटी एंगेजमेंट और अवेयरनेस को बढ़ाता है। तो आप देख रहे हो, आइए पढ़ते देखते हैं। हर पैरा के लास्ट में आप देख रहे हो 15% ऑफ म्यूरल स्टेम फॉर कोलैबोरेटिव एंडेवर्स बिटवीन, ये है, चलो ठीक है, इसमें नहीं दिया है, इसमें है सोशल मैसेजेस रेंजिंग फ्रॉम एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। आपसे पूछ रहा है कि म्यूरल्स का कहां इस्तेमाल है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो आप देखो, फॉर एजुकेशनल एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ठीक है। अब और क्या इस्तेमाल है? रिफ्लेक्टिंग इवॉल्विंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये भी यूज है भाई साहब कि ना हमारी जो विजुअल क्वालिटी होती है म्यूरल्स लगाने से वो बढ़ जाती है, हमें सारी चीजें अच्छी अच्छी दिखती हैं पेंटिंग्स में, है ना। और क्या होता है भाई साहब, ये देख रहे हो, और भी है इसमें, ये और क्या करता है? म्यूरल क्रिएशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया बट ऑल्सो अनवेल्स, और क्या करता है? अवेन्यूज फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चर को प्रिजर्व करता है, और क्या करता है? कम्युनिटी को डेवलप करता है, और क्या करता है? क्रिएटिव एक्सप्रेशन करता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे यही तो पूछ रहा है ना भाई, पूछ रहा है कि कैसे कोई जो म्यूरल्स होता है वो इंडियन विलेजेस में कम्युनिटी एंगेजमेंट और अवेयरनेस के लिए यूज किया जाता है। तो आप सभी पैसेज में लास्ट वाले पैरा से पॉइंट उठा सकते हो। ये देख रहे हो यहां पे, इट अनवेल्स द एवेन्यूज फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, और क्या? इट सर्व एज द एजुकेशनल टूल्स एंड सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यंगर जनरेशन, है ना। अब आप यहां पे यूज कर सकते हो, है ना। अब देखो आगे चलते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है, रीड द गिवन प्रॉम्प्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है कि हरि के गांव में
म्यूरल डिपिक्टिंग के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज शोकेस्ड ऑन द पंचायत ऑफिस वॉल। द परसेंटेज ऑफ म्यूरल टाइप दैट दिस वुड बी काउंटेड इज, पहले परसेंटेज देखते हैं कौन सा म्यूरल टाइप किस परसेंटेज में आ रहा है। 15% देखते हैं पहले, 15% है, कौन कौन सा परसेंट है भाई यहाँ पे, 26, 19 और 55। 26% को ढूंढो, 26% को ढूंढो। 26% हमारा क्या दिखा रहा है, 26 और 55 यहां पे है, क्या दिखा रहा है भाई साहब, देखो 55% डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड फोक फोर्ड। चलो ये माइथोलॉजी के सीन्स को डिपिक्ट करते हैं। 26% ऑफ दीज म्यूरल शोकेस डेली लाइफ, चलो ये डेली लाइफ को, और जो बचा हुआ हमारा ये हो गया 55 हो गया, 26 हो गया, 19% ढूंढना है भाई। 19% देखो कहां यूज हुआ है, 19% देखो कहां पर यूज हुआ है, ये है 19%। अब 19% किस लिए यूज होता है, abstract और कंटेम्प्रेरी थीम्स रिफ्लेक्टिंग इवॉल्विंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, आंखों को अच्छा लगे इसलिए 19% म्यूरल्स बनाए जाते हैं। अब देखो, अब ये वाला जो सिचुएशन है नीचे, अब देख रहे हो हरी वाला जो सिचुएशन है, हरी, अब देखो इसको आप कौन से परसेंटेज में रखोगे, 55 वाले में, 19 वाले में, 55 वाले में और 19 वाले में, 26 वाले में क्या था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। आप इधर देखो 55 वाले में था कि माइथोलॉजी से सीन्स डिपिक्ट करते हैं, है ना। 26 वाले में था कि ये डेली लाइफ के बारे में दिखाते हैं, और 19% में था कि ये अब्स्ट्रैक्ट और कंटेम्प्रेरी थीम्स, यानी जो आंखों को अच्छा लगे वो थीम्स दिखाते हैं। तो अब बताओ हरी वाले केस में, हरी वाले केस में ये जो म्यूरल बनाया गया था जो कि पंचायत ऑफिस के वॉल पर लगा है ना, ये क्यों लगाया गया था, ये ताकि पंचायत ऑफिस का जो वॉल है वो आर्टिस्टिक दिख सके, खाली खाली ना दिखे, अपने आंखों को अच्छा लगे, इसलिए बनाया गया था। तो कौन से परसेंटेज में आ रहा है ये, मुझे जहां तक लग रहा है ये 19% वाले में आ रहा है। किस में आ रहा है, 19%। किस परसेंटेज, 19% में। क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई साहब और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है व्हाट डज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट म्यूरल थीम्स सजेस्ट अबाउट द आर्टिस्टिक प्रेफरेंसेस एंड कल्चरल, हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा है इसमें, हाईएस्ट परसेंटेज क्या सजेस्ट कर रहा है, हाईएस्ट तो मुझे 63 ही दिख रहा है, और कोई तो हाईएस्ट नहीं है 63। देख लो 63% में क्या होता है, वही इसका आंसर होगा। जो 63% है आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स, टेम्पल्स एंड अदर पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, अब अच्छा, और ये क्या लिखोगे, 63% कहां पाए जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स पे, टेंपल्स में और अदर पब्लिक स्पेसेस में। तो आपको यहां पर लिखना क्या है, आपको बस यही लिखना है मेरे दोस्त, व्हाट डज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट म्यूरल थीम्स सजेस्ट अबाउट द आर्टिस्टिक प्रेफरेंसेस एंड कल्चरल प्रायोरिटीज इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस। तो लिख देना कि द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ 63% म्यूरल पेंटिंग्स सजेस्ट द, आप वही जो पैराग्राफ था टेंपल्स वाला, पब्लिक स्पेसेस में लगाते हैं ताकि पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके, ताकि पब्लिक को अवेयर किया जा सके। क्लियर है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखना है, वही वाला जो पैसेज मैंने आपको दिखाया वहीं से अपना आंसर फ्रेम करके लिख दो। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। The significant presence of murals on the exterior walls of residential houses highlight, the significant presence of murals on the exterior walls of residential houses highlight residential houses। देखते हैं रेसिडेंशियल हाउसेस कहां यूज हुआ है बच्चा, रेसिडेंशियल हाउसेस। अब देख रहे हो यहां कहीं रेसिडेंशियल हाउसेस का यूज हुआ है क्या, देख लो कहीं पर भी, देख लो कहीं पर भी रेसिडेंशियल हाउसेस, रेसिडेंशियल हाउसेस, यहां देखो, हाँ ये देखो रेसिडेंशियल हाउसेस अराउंड 27% एडॉर्न द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस। एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब सजाने के लिए यूज होता है, कितना परसेंट, 27%। तो मेरे हिसाब से यही पूछ रहा होगा, बोल रहा होगा कि द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ म्यूरल्स ऑन द एक्सटीरियर वॉल हाईलाइट, ये किस वजह से हाईलाइट किया जाता है, मतलब ये जो रेसिडेंशियल वॉल्स में पेंटिंग्स बनाई जाती है वो क्यों है, एडॉर्न करने के लिए, सजाने के लिए। अब इसी चीज को तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखना है। आप क्या लिख सकते हो, लिखोगे कि द प्रेजेंस ऑफ म्यूरल्स ऑन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस highlight the visual quality of the viewer, whoever sees the walls can get the good vibe from the walls, so that the exterior walls of residential houses are highlighted with the murals। क्लियर, एडॉर्न करने के लिए, सजाने के लिए, ताकि आंखों को अच्छा लग सके। क्लियर है, अच्छा
8वां पैराग्राफ हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन। द मोस्ट लाइकली रीजन द राइटर बिलीव्स दैट अ म्यूरल कैन सर्व एज अ एजुकेशनल टूल इज बिकॉज, राइटर को क्यों लगता है कि जो हमारा म्यूरल है वो एक एजुकेशनल टूल का काम करेगा? अब देखो एजुकेशनल टूल, भाई हम ना एक कीवर्ड को ढूंढेंगे, एजुकेशनल टूल। एजुकेशनल टूल कहां यूज हुआ है? ये देखो एजुकेशनल टूल, है ना? तो राइटर को क्यों लगता है कि भाई सर्विंग एज एजुकेशनल टूल? क्यों? क्योंकि देखो द रिमेनिंग 10% इज स्कैटर्ड अक्रॉस स्कूल्स, health centers and other institutional buildings serving as educational tools and sources of inspiration for the younger generation। अब आपको यही चीज तो बतानी थी भाई साहब, यही चीज तो बतानी थी। क्या बताना था आपको? देखो ना क्या रीजन है, क्या रीजन है कि राइटर को लगता है कि जो पेंटिंग है वो एजुकेशनल टूल का काम करता है। तो बस इतना लिख देना, इट कैन इंस्पायर द यंगर जनरेशन, इट कैन इंस्पायर द यंगर जनरेशन। क्लियर है? 8 बहुत सिंपल था कि भाई क्या रीजन है कि राइटर को लगता है कि एजुकेशनल टूल की तरह काम कर सकता है पेंटिंग, तो लिख देना बिकॉज इट कैन इंस्पायर द यंगर जनरेशन। सिंपल। अच्छा आइए 9th की तरफ चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट पैरा पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस पैरामीटर सच एज डेमोग्राफिक पैटर्न्स, सब्जेक्ट मैटर, टेक्निक्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड इंपैक्ट इन अंडरस्टैंडिंग द म्यूरल लैंडस्केप इन नॉर्थ वेस्ट विलेजेस। भाई साहब देखने में तो लग रहा है कि क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया है ना। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये तुमको करना है, ये तुमको करना है। और मुझे ना एकदम कमेंट सेक्शन भर दो इसके आंसर से। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि कहां तक काम करती है। और हाँ, मार्किंग स्कीम से कॉपी मत करना। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता मार्किंग स्कीम 1 सेकंड के लिए भी देखो, पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, फिर देखो मार्किंग स्कीम की भाई कहां है, कैसा है, कितने नंबर का आ रहा है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट अनसीन पैसेज। बच्चा बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड में मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है वो देखना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, अपनों का। अब लाइन से वीडियो आज के दिन संडे को आपके लिए पड़ेगी, तो तैयार रहिए उसके लिए। बाय बाय, लव यू ऑल। और एक चीज और, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है नीचे, फटाफट ज्वाइन करिए। सभी वीडियो की अपडेट्स, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्स, फाइल्स सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।